गाइस, वेलकम टू ज्ञानस्थली क्लासेस। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो होंगे आपके करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हर एग्जाम में, चाहे आपका फिर नेट का हो या कोई भी वनडे एग्जाम हो, तो उसमें उपयोगी सिद्ध होंगे। तो हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2021, ठीक है, रिसेंटली ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2021 इज रिलीज बाई, ठीक है। तो इसको किसने रिलीज किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका यूएन, ठीक है। यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसको अभी हाल ही में जारी किया गया है। तो इसमें क्या हुआ है, क्लाइमेट को लेके बहुत ही चिंता व्यक्त की गई है। तो इसमें बोला गया है कि आने वाले टाइम में मतलब जो इंक्रीज होगा। As per the report, the climate litigation cases have nearly doubled over the last 3 साल, मतलब जो लास्ट 3 years में यानी कि 3 वर्ष में जो क्लाइमेट लिटिगेशन को लेके केसेस हैं वो डबल हुए हैं, यानी कि उनमें इंक्रीज हुए हैं, वो उनमें वृद्धि हुई है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट एक्टर्स टू इम्प्लीमेंट देयर क्लाइमेट कमिटमेंट्स एज वेल, तो मतलब यही सब चीजें इसमें बताई गई है कि जो क्लाइमेट है, क्लाइमेट को लेके जो मिटिगेशन हुआ, एडेप्टेशन गोल्स हुआ, तो इन सब रीजन की वजह से क्या हो रहा है कि जो क्लाइमेट लिटिगेशन है उसके केस हैं वो कंटिन्यू बढ़ रहे हैं। अगर बात करते हैं तो किसने इसको जारी किया है, तो इसको जारी किया है आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, इसके बारे में देखिए, मैं इसको यहाँ पे लेके भी आई हूँ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2021 जारी की है। किसकी इसमें जो मदद ली गई है वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का इसमें सहयोग लिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या हुआ कि जलवायु मुकदमेबाजी के जो मामले हैं वो पिछले 3 वर्षों में लगभग दोगुने हो गए हैं, और अपनी जलवायु प्रतिबद्धताओं को लागू करने के लिए सरकारों और कॉर्पोरेट अभिनेताओं को मजबूर कर रहे हैं। प्रकाशित साथ ही अधिक महत्वाकांक्षी जलवायु परिवर्तन समूह और अनुकूलन लक्ष्यों का पीछा करना। रिपोर्ट में जलवायु अधिकारों के उल्लंघन जैसे जलवायु मुकदमों के रुझानों की भी पहचान की गई है। इसका मतलब है कि मामले मौलिक मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट पर निर्भर है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसके बारे में देखिए, यूएनईपी के बारे में मैं लेके आई हूँ। अगर इसकी बात करें कि फॉर्मेशन कब हुआ था, तो इसका जो फॉर्मेशन था वो आपका हुआ था 5 जून 1972 को। हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर आपका नैरोबी केन्या में है। केन्या ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है इस टाइम पे, तो इंगर एंडरसन जी हैं, जो कहाँ के हैं, डेनमार्क के हैं। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसका है, ये यूएनईपी। तो इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो यूएन ही है, यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इसके बारे में कुछ जानकारी हो गई है। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से which of the following has released the first revised estimates of national income, consumption, expenditure, saving and capital formation for the financial year 2019-20? तो इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, पीएमओ या नीति आयोग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा एनएसओ। एनएसओ के द्वारा हाल ही में जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 था, तो उसके लिए जो आपकी नेशनल इनकम है, या जो आपने कंजप्शन किया है, सेविंग किया है, या जो फॉर्मेशन किया है मतलब कैपिटल फॉर्मेशन किया है, उसका भी हाल ही में एक डाटा जारी किया गया है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है, एनओसी के द्वारा इसको जारी किया गया है। बात करते हैं यहाँ पे, देखिए फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम, कंजप्शन, एक्सपेंडिचर, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जारी किया गया। ये किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इसके तहत ये आता है एनएसओ, और इसके द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसमें देख लीजिए, द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इज ए मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ, मतलब ये भारत सरकार की एक मंत्रालय है जो कंसल्ट करता है कवरेज एंड क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक रिलीज, ठीक है। द सर्वे कंडक्टेड बाय द मिनिस्ट्री आर बेस्ड ऑन साइंटिफिक सैम्पलिंग मेथड्स। अब इसमें बताया गया है कि जो राव इंद्रजीत सिंह है इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो इस टाइम पे ये है, इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। और कौन है इस टाइम पे हमारे मंत्री, कौन संभाल रहे हैं इस मंत्रालय को, तो राव इंद्रजीत सिंह इसको संभाल रहे हैं, यही बात इसमें बताई गई है। देखिए, राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री है, ठीक है। इसको बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 31 जनवरी को यानी कि ऑन जनवरी
31 PM मोदी एड्रेस्ड 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ विच मैगजीन। इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एजुकेशन रिलेटेड है, कहीं भी पूछा जा सकता है कि मैगजीन है तो आ ही जाएगा करंट अफेयर में आपका। तो ये है प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत ने हाल ही में अपनी 125th एनिवर्सरी मनाई है और इसी को मतलब ये सेलिब्रेशन जो पीएम मोदी ने संबोधित किया था, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर बात करते हैं हम प्रबुद्ध भारत की, तो देखिए ये 125th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन हुआ है इस मैगजीन का, नाम है प्रबुद्ध भारत। प्रबुद्ध भारत जो ये इंग्लिश लैंग्वेज मंथली है, और इसको कब जारी किया गया था, तो 1896 से इसको पब्लिश करना स्टार्ट किया था। रामकृष्णा इसको मतलब पब्लिश करते थे। प्रबुद्ध भारत मैगजीन कैरीज आर्टिकल एंड ट्रांसलेशंस बाय मॉन्क्स स्कॉलर्स, में जितने भी आपके राइटर वगैरह हुए हैं, विद्वान हुए हैं, उन सबको इस मैगजीन में शामिल किया गया था, उनके जो विचार थे। तो देखिए 31 जनवरी को पीएम मोदी ने प्रबुद्ध भारत नाम की पत्रिका थी, 125वीं एनिवर्सरी इसकी हुई है, तो जुलाई 1896 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ था। प्रबुद्ध भारत या जागृत भारत भी कहा जाता है, ये रामकृष्ण आदिश की एक मासिक पत्रिका है, मंथली मैगजीन है। प्रबुद्ध भारत पत्रिका है, ये धार्मिक, मनोवैज्ञानिक यानी कि रिलीजन और जितना भी है आपका मेंटल से लेके हिस्टोरिकल और कल्चरल जो विषय हैं उनको, मानवता और सामाजिक विज्ञान पर जितने भी बिच्छुओं, विद्वानों और अन्य लेखकों द्वारा लेख को अनुवाद करती है। तो इसके बारे में जो जानकारी थी वो मैंने बता दी है। प्रबुद्ध भारत थी ये मैगजीन। यहाँ पे देखिए जो प्रबुद्ध भारती भारत की सबसे लंबी चलने वाली एक अंग्रेजी पत्रिका है, ये इंग्लिश में ही निकलती थी, इसलिए इसको याद रखना है, लॉन्गेस्ट रनिंग इंग्लिश जर्नल। प्रबुद्ध भारत की स्थापना कब हुई, तो 1896 में हुई थी। किसने की थी, अयासामी, वी.आर. राजम अय्यर, जी.जी. नरसिम्हाचार्य और बीबी कामेश्वर अय्यर ने इसकी स्थापना की थी मद्रास में, किसके, स्वामी विवेकानंद जी के कहने पर। तो ये सबसे पहले 1893 में, यहाँ पे ये बताया गया कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे, इनका 1893 में एक शिकागो में सम्मेलन हुआ था, ठीक है, इसलिए बहुत चर्चा में भी रहती है अमेरिका में। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्लॉट फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। फ्लॉट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही फ्लॉट फेस्टिवल मनाया जाता है, किस ओकेशन पे, देखिए जो दक्षिण भारत का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट त्योहार है, और ये विशेषकर तमिलनाडु का जो मदुरई जिला है, वहाँ पे मदुरई जिला जो कि वैगई नदी के किनारे, वैगई रिवर के पास में स्थित है मदुरई डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें ये फ्लॉट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बारे में देखिए कुछ जानकारी मैं लेके आई हूँ, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। फ्लॉट फेस्टिवल मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्य यानी कि साउथ का है, तमिलनाडु में वैगई नदी पर मदुरई शहर में मनाया जाता है। तो ये कुछ जानकारी है, इसको आप बाद में पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। नेक्स्ट देखते हैं कि इसके बारे में क्या जानकारी है तमिलनाडु के बारे में। कैपिटल इसकी चेन्नई है। चीफ मिनिस्टर यहाँ के पलानी स्वामी जी हैं। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। चीफ जस्टिस हैं संजीव बनर्जी। और जो 3 पड़ोसी राज्य हैं वो है आपका, एक तो केरल हो गया, कर्नाटका हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। लोकसभा में कितनी सीटें हैं, 39 है। राज्यसभा में कितनी सीटें हैं, तो 18 है। असेंबली सीट कितनी है, तो 234 है। ओके, तो ये था इसके बारे में कुछ जानकारी एडिशनल जो मैंने बता दी है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारे महात्मा गांधी जी हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, उनकी अभी हाल ही में डेथ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन अ बिस डे, मतलब हर साल हम मनाते हैं, और कौन से दिन हम उनकी डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। तो उसको हम 30 जनवरी, सभी को पता होगा कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि मनाई जाती है, और इस बार जो कौन सी मनाई गई है, तो ये 73वीं पुण्यतिथि मनाई है, ये भी आप याद रखिएगा। तो ये 30 जनवरी 1948 को इनकी हत्या कर दी गई थी। तो उसी के बारे में यहाँ पे कुछ जानकारी लेके आई हूँ मैं। देखिए महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है, जैसा कि मैंने बताया है, तो ये फेमस है उस नाम से, और बापू के नाम से भी ये फेमस है, और ये 30 जनवरी 1948 को इनकी डेथ हुई थी। तो 2021 में जो हमने इनकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है वो कौन सी है, तो 73rd है। ये भी याद करने वाली बात है इसमें। महात्मा गांधी प्लेड वन ऑफ द मोस्ट, मतलब उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जो हमारा इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल है। जब हम वहाँ पे इस चीज को डिस्कस करेंगे, और हिस्ट्री में जब हम इसको पढ़ेंगे तो इनका पूरा जो गांधी इरा है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो इनकी जो 2 पॉइंट थे, एक तो नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा नहीं करनी है, और शांति पूर्वक हमें अपना जो एम है उसको प्राप्त करना है, यानी कि अंग्रेजों को भारत से निकालना है। तो ये था इसके बारे में जो मैंने आपको बता दिया है जानकारी। देखिए यही चीज यहाँ पे भी बताई गई है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्हें बापू के नाम से जाना जाता है, इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी, और हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि मना रहे हैं। अहिंसा और शांतिपूर्ण तरीके इनके 2 मुख्य हथियार थे। और मतलब इसके बाद क्या होता है, 30 जनवरी के बाद हम 5 दिन के लिए शहीद दिवस के रूप में घोषित किया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एजुकेशन के जो नेट JRF है उनमें पूछा जा सकता है क्योंकि ये एजुकेशन मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। कला उत्सव इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, ठीक है। तो कला उत्सव किस मंत्रालय की एक पहल है, तो ये आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मैंने बताया है। तो हाल ही में जो शिक्षा मंत्रालय है उसने एक पहल किया है कि जो आर्ट होती है उसको भी हम एजुकेशन में शामिल करें, और जो आर्ट के स्टूडेंट हैं या आर्ट के जो लोग हैं उनको मतलब आगे उनको मोटिवेट किया जाए ताकि वो आगे आए, ठीक है। तो ये कला उत्सव है, ये किस मंत्रालय की पहल है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की पहल है। देखिए कला उत्सव एज एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रमोट आर्ट्स इन एजुकेशन, मतलब आर्ट में एजुकेशन में आर्ट को प्रमोट करना है, ठीक है। अगर हम इस प्रोग्राम की बात करते हैं तो ये किसके अंडर, ये इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, ये स्टार्ट हुआ था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, सभी ने पढ़ा होगा, विच हैज नो, अभी किसमें मर्ज कर दिया गया है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को, तो समग्र शिक्षा अभियान आया है उसमें इसको मर्ज कर दिया गया है। तो ये चीज याद रखने वाली है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में ही मैंने बताया है यहाँ पे। कला उत्सव शिक्षा में कला को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय की एक नज़र है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत शुरू किया गया था, जिससे अब शिक्षा, स्कूल शिक्षा या समग्र शिक्षा एक अभियान आया है, उसमें इसको मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, कला उत्सव 2020 में स्वदेशी खिलौने और खेल सेगमेंट का परिचय स्थानीय पुरस्कार के लिए मुखर था, या जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसकी सिफारिशों के अनुरूप है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए याद रखिएगा, जो शिक्षा के माध्यम से कला और संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन कब करेंगे, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये 4 फरवरी को इसका उद्घाटन करेंगे। बात करते हैं ये चौरी चौरा क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा बहुत। देखिए जब हम पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में हम इसको पढ़ेंगे इसके बारे में, तो ये गांधी जी के, जब गांधी इरा पढ़ेंगे या गांधी पीरियड पढ़ेंगे तो गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था। तो गांधी जी का हम पढ़ ही चुके हैं, दो ही इनकी थीम रही थी या दो ही इनके मुख्य हथियार थे, तो नॉन वायलेंस यानी कि आपको अहिंसा अपनानी है, और दूसरा पीसफुल शांतिपूर्वक, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जब असहयोग आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया था गांधी जी ने, तो उसी टाइम पे एक चौरी चौरा जगह थी, ये गोरखपुर में एक प्लेस है, वहां पे एक पुलिस स्टेशन में जो पुलिस होती है उसको कैद, मतलब वहां पे बंद करके जो ये आंदोलनकारी होते हैं या जो लोग आंदोलन कर रहे होते हैं उनके द्वारा पूरी पुलिस स्टेशन को जला दिया जाता है, जिससे क्या हिंसा उत्पन्न हो जाती है और गांधी जी अपने आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और ये चौरी चौरा कांड बहुत ही फेमस है इतिहास में। ये कब हुआ था, तो ये 4 फेब 1922 को हुआ था, ठीक है। तो अभी हाल ही में क्या 2022 में क्या शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा, तो इसी के लिए इसी चर्चा में रहा है, ये मैंने आपको बता दिया गया है। हम देखते हैं इसके बारे में क्या है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, तो बताइए दिए 4 फरवरी 2021, ठीक है। तो ये उत्तर प्रदेश की एक स्थान है गोरखपुर के पास में, जहाँ के हमारे CM योगी जी बिलोंग करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 फरवरी 2021 को चौरी चौरा समारोह का उद्घाटन करेंगे। समारोह का उद्घाटन PM वस्तुतः करेंगे और यह उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री एक पोस्टल टिकट भी जारी करेंगे, जो चौरी चौरा की जो घटना हुई थी उसको शताब्दी वर्ष को समर्पित करेगा। तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदेशियों के समूह का चयन करने के लिए नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया को औपचारिक बनाने वाला पहला खाड़ी देश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि द फर्स्ट गल्फ कंट्री टू फॉर्मलाइज ए प्रोसेस टू ऑफर सिटीजनशिप टू सेलेक्ट ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा UAE। UAE बहुत ही चर्चा में रहता है, तो हाल ही में UAE के द्वारा एक बनाया गया है नियम कि कैसे पहचाना जाएगा जब नागरिकता दी जाए। देखिए संयुक्त अरब अमीरात ने अपनी नई नागरिकता नीति न्यू पॉलिसी जारी की है। सरकार ने विदेशियों के एक चुनिंदा समूह को नागरिकता देने की योजना बनाई है। तो ये कौन है, UAE है, ठीक है। तो विदेशी निवासियों की कुल आबादी का 80% से अधिक हिस्सा वहां पे है, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया आपको क्या था इसके बारे में। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपका, चुप ना बैठो हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया डिजिटल अभियान है, ठीक है। तो चुप ना बैठो एक डिजिटल कैंपेन है, रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा वो B। ये विज्ञापन मानक परिषद है भारत की, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, तो उसके द्वारा इसको चुप ना बैठो एक डिजिटल अभियान स्टार्ट किया है। बात करते हैं इस अभियान के बारे में, तो देखिए ये है
चुप ना बैठो एक डिजिटल अभियान है जो हाल ही में भारत की विज्ञापन मानक परिषद द्वारा शुरू किया गया है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने जितने भी भ्रामक और हानिकारक विज्ञापन होते हैं, भ्रामक से तात्पर्य ये होता है जैसे आपने देखा होगा कि कभी कोई ऐड कर रहा होता है ये फेयर लवली का या कुछ भी, जो क्या होता है एक तरह से नस्ल भेद को बढ़ावा देता है और इसमें व्यक्ति फंस के, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो एक मतलब जेनेटिक होता है कलर, तो वो चेंज नहीं हो सकता है। तो इसके बारे में जितने भी भ्रामक और हानिकारक विज्ञापन है उसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए हाल ही में चुप ना बैठो अभियान शुरू किया गया है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हर व्यक्ति को जागरूक होने की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके बारे में था। तो शांत रहने और साझा करने पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। तो ये चीज क्लियर हो जाती है। हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ द नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। तो अभी हाल ही में जो इसको नियुक्त किया गया है वो है RS शर्मा जी, जिनको हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है, देखिए RS शर्मा जी की मैं पिक तो नहीं लेके आई हूँ, बट देख लीजिए यहाँ पे जो है वो कि रिसेंटली RS शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द आयुष्मान भारत स्कीम और द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। तो ये एक इंश्योरेंस स्कीम है जो हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में। तो अभी इन्हें हाल ही में RS शर्मा को वहाँ का प्रमुख नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये इससे पहले जो आपकी टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी उसमें भी काम कर चुके हैं। तो ये थी इसके बारे में कुछ जानकारी। और हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पहला यूरोपीय संघ देश जिसने चीन की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है। द फर्स्ट यूरोपियन यूनियन कंट्री हु हैज अप्रूव्ड द चाइना मेड कोविड-19 वैक्सीन। बिकॉज सबको पता ही होगा कि जो कोरोना वायरस है वो कहाँ से आया है, चाइना से आया है, ठीक है। तो चाइना भी अपनी एक सिनोफार्म करके वैक्सीन लेके आया है। तो उसको ऐसा पहला कौन सा यूरोपियन यूनियन का देश बना है जिसने उस वैक्सीन को अपने यहाँ पे मंजूरी दी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा हंगरी। हंगरी ऐसा पहला देश बना है जिसने चाइना की वैक्सीन को अपने यहाँ पे मंजूरी दी है। हम देखते हैं इसके हंगरी बिकम द फर्स्ट EU मेंबर, ठीक है। इसके बता दिया है मैंने, यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में। हंगरी चीन के बने साइनोफार्मा कोविड वैक्सीन है उसको मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय संघ का सदस्य बन गया है, जिसके एक हफ्ते बाद रूस के स्पुतनिक वी ने एक अंतिम परमिट जारी करके ब्रुसेल्स के साथ रैंक तोड़ दिया है। तो यही था इसके बारे में कुछ जानकारी। तो ये हमने बता दिया कि हंगरी पहला ऐसा देश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य ने हाल ही में नई औद्योगिक नीति 2021 जारी की है। विच स्टेट हैज रिलीज द न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। तमिलनाडु ने अभी हाल ही में अपनी एक नई औद्योगिक नीति को जारी किया। तो तमिलनाडु इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलनीस्वामी जी, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी जिसमें नई औद्योगिक नीति में 93,935 रोजगार सृजित करने की क्षमता है। तो तमिलनाडु के द्वारा ये नई औद्योगिक नीति जारी की गई है। बात करें कि देश का जो पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल किस शहर में बनाया जा रहा है। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बेंगलुरु। बेंगलुरु में पहला देश का बनाया जा रहा है। द कंट्रीज फर्स्ट सेंट्रलाइज्ड AC रेलवे टर्मिनल इज ऑल सेट टू कम अप इन बेंगलुरु। तो ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे साउथ वेस्टर्न रेलवे के अधिकारियों ने कहा है कि सर एम्बेसोसरिया जो टर्मिनल है बेंगलुरु ये फरवरी के अंत तक तैयार हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा। अब हम देखते हैं उत्तराखंड का कौन सा शहर नागरिकों के बीच पूर्ण साक्षरता वाला राज्य का पहला जिला बन गया है। फिर से एजुकेशन रिलेटेड है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच सिटी ऑफ उत्तराखंड हैज बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट टू हैव फुल लिटरेसी अमंग द सिटीजन। जहाँ पे नागरिकों के बीच में पूर्ण साक्षरता या फुल लिटरेसी देखने को हमें मिलती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उत्तराखंड की राजधानी है त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में राज्य का पहला जिला बन गया जहां नागरिकों के बीच पूर्ण साक्षरता थी, ठीक है। इसलिए उत्तराखंड की जो राजधानी है वो फिर से चर्चा में आती है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो एशियाई क्रिकेट है हु इज अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जो जयशाह जी हैं अमित शाह के बेटे, इनको हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया सेक्रेटरी जयशाह हैं, ये BCCI के भी इस टाइम पे सेक्रेटरी हैं, लेकिन इनको हाल ही में प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया किसका, एशियन क्रिकेट काउंसिल का। और 32 साल में इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया है। तो हम देखते हैं भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सचिव जयशाह को शनिवार को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
ये थी कुछ जानकारी जो आपने देख ली है। सो थैंक यू वेरी मच। लेकिन गाइस प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करो। थैंक यू वेरी मच।